नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 545। मालिक, आपकी दाढ़ी मुझे चुभती है, दर्द होता है। सोमनाथ ने अरोरा को चूमना चाहा, लेकिन अरोरा ने घृणा से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। मेरी याददाश्त देखो, मुझे इसे आज सुबह ही शेव कर देना चाहिए था। सोमनाथ अपने जीवन के अधिकांश समय दाढ़ी रखते रहे थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कटवा दिया। ठीक है, अब मैं इसे नहीं चुभूंगा। सोमनाथ ने दयालुता से मुस्कुराया। आदित्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। लगता है मालिक भी पोता प्रेमी राक्षस बन गया है। लेकिन जियो अरोरा इतनी प्यारी है, कोई भी उससे प्यार करेगा, है ना? आओ, मालिक की पत्नी तुम्हें गोद में ले ले। लिविया अरोरा को अपनी बाहों में लेने के लिए बेताब थी। उसकी खूबसूरत आंखें स्नेह से भरी थीं। एक मां के रूप में नंदिनी ने भी लिविया की आंखों में ईर्ष्या की झलक देखी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि मालिक की पत्नी भी मां बनना चाहती है। उस रात उसने आदित्य को इस बारे में बताया। ये सही है, मालिक और मालिक की पत्नी को एक बच्चा होना चाहिए। आदित्य ने बार बार सिर हिलाया। बात बस इतनी है कि मालिक और मालिक की पत्नी इस तरह की बात कहने में शर्म महसूस करते हैं, क्योंकि सोमनाथ के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना आसान है। जब लिविया शरीर को मजबूत करने के लिए दवा मांगने आदित्य के पास आई, तो उसने चुपचाप ऐसा किया। मैं अभी जाकर मास्टर के लिए दवा बनाता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मास्टर एक ही बार में लक्ष्य पर निशाना साधेंगे। आदित्य आत्मविश्वास से मुस्कुराया। अगले दिन उसने दवा बनाई और चुपके से मास्टर की पत्नी को दे दी। तब से लिविया सोमनाथ को एकांतवास में ले गई। भाई वीर, क्या तुम हर दिन लोहे के रूलरों का ढेर धोते धोते थक नहीं गए? आंगन में वीर और चंद्रा अरोरा के साथ खेल रहे थे। ढेर, अहम, लोहे के रूलर के लिए शब्द हैंडल होना चाहिए। वीर अपनी हंसी रोक नहीं सका। लोहे के शासकों का ढेर। अरोरा ने एक क्षण सोचा और अजीब ढंग से कहा, हे। चंद्रा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे से हंसी। वीर शर्मिंदा हुआ। बहन अरोरा, सही अभिव्यक्ति लोहे के शासकों का ढेर है। आदित्य और नंदिनी दूर से चुपचाप देख रहे थे। नंदिनी आदित्य की बाहों में लेटी हुई थी, बिल्कुल बिल्ली के बच्चे जैसी प्यारी। वीर, तुम अरोरा को तलवारबाजी क्यों नहीं सिखाते? अरोरा 7 महीने की है, अब उसे कुछ जादुई शक्तियां सिखाने का समय आ गया है। आदित्य ने एक क्षण सोचा और वीर से कहा, ठीक है गुरुजी। वीर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जब वह 7 महीने का था तो वह केवल रो सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बहन अरोरा 7 महीने की उम्र में तलवारबाजी का अभ्यास करेगी। तलवारबाजी, बढ़िया। अरोरा खुशी से उछल पड़ी। बहन अरोरा, अपनी तलवार निकालो। तलवार? क्या आप इन रद्दी धातुओं की बात कर रहे हैं? अरोरा ने स्वर्ग की 4 तलवारें बुलाईं जो उसके पिता ने उसे दी थीं। धातु का चूरा? वीर ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। ये वह प्राचीन कलाकृति है जिसका कई लोग सपना देखते हैं। बहन अरोरा, कोई भी तलवार उठाओ और उसे मेरी तरह पकड़ो। वीर ने अपने पीछे से डबोरिंग रूलर निकाला और अरोरा को दिखाया। अरोरा ने जुक्सियन तलवार को चुना और फिर तलवार की मूठ को थोड़ा अपरिचित और अनाड़ीपन से पकड़ा। बस जिस क्षण अरोरा ने तलवार की मूठ पकड़ी, शक्तिशाली तलवार कानून लगातार व्युत्पन्न हो रहा था। तलवार क्यूई, तलवार बल, 5 तत्व तलवार इरादा, तलवार कानून। वास्तव में लगातार फट गुलुलू। वीर स्तब्ध रह गया। आदित्य और नंदिनी भी थोड़े हैरान हुए। ये अरोरा का तलवार चलाने का पहला अवसर था और उसने वास्तव में 5 तत्वों तलवार की मंशा और तलवार के नियम को समझ लिया था। ये तलवारबाजी तो अपने पिता से भी अधिक विकृत है। बूम, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तलवार कानून प्राप्त होने के बाद अरोरा का शरीर तलवार भगवान की शक्ति से फट गया। तलवार भगवान का पहला स्तर, तलवार कौशल का दूसरा स्तर, तलवार की महारत का 7वां स्तर, तलवार निपुणता का 8वां स्तर। इस पहली बार जब मैंने तलवार का इस्तेमाल किया तो तलवार
मुझे तलवार की महारत के 8वें स्तर का एहसास हुआ। वीर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसका दाव हृदय, जो पहले से ही चट्टान की तरह ठोस था, इस समय थोड़ा धड़क रहा था। उसने सोचा कि उसकी तलवार चलाने की कला पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये लिंग र के साथ तुलना में उसे लगा कि वह तो बस एक टुकड़ा था। भाई वीर, क्या आपको लगता है कि मेरी तलवार पकड़ने की मुद्रा सही है? ये लिंग एव ने जुक्सियन तलवार पकड़ी और वीर से पूछा। वीर ने लकड़ी की तरह सिर हिलाया। हे, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये लिंग र ने बचकानी आवाज में पूछा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इतनी छोटी लड़की वास्तव में तलवार की महारत के 9वें स्तर का एहसास कर सकती है। बहन अरोरा, अब मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं है। वीर ने दाव शासक को हटा दिया। उसका दाव हृदय और भी अस्थिर हो गया और वह उसे केवल तलवार की शक्ति से ही दबा सकता था। लेकिन अरोरा को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। अरोरा बहुत दुखी लग रही थी और रोने वाली थी। आदित्य सदमे से उबर गया और उसके दिल में खुशी का एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि उनकी बेटी को न केवल तलवारबाजी की प्रतिभा विरासत में मिली है, बल्कि वह उनसे आगे भी निकल गई है। अरोरा, भाई वीर ने यह नहीं कहा कि वह तुम्हें नहीं सिखाएंगे। तुम्हें पहले स्तनपान करवाना चाहिए और फिर पेट भर जाने के बाद सीखना चाहिए, ठीक है? ठीक है माँ। अरोरा स्तनपान करना चाहती है। स्तनपान की आवाज़ सुनकर अरोरा की आंखें चमक उठीं और फिर उसने जुक्सियन तलवार को एक तरफ रख दिया और खुशी से नंदिनी की ओर दौड़ी। एक 7 महीने की छोटी बच्ची जो अभी भी स्तनपान कर रही है। क्या उसने तलवारबाजी के 8वें स्तर को समझ लिया है? यहाँ कोई भी कुछ मिनटों के लिए नियंत्रित किया जाएगा। भोजन करने के बाद अरोरा सो गई। मार्शमेलो, डैडी मुझे मार्शमेलो खरीदो। छोटा बच्चा नींद में बातें करता था और सो जाने के बाद लार टपकाता था, जो देखने में अजीब और प्यारा लगता था। मैडम, किंगशिया आपसे कुछ पूछना चाहती है, चंद्रा ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर नंदिनी ने सिर हिलाया और फिर आदित्य से बोली, पतिदेव, अरोरा को कमरे में ले जाकर सुला दीजिए। चंद्रा की रहस्यमयता देखकर लगा कि यह महिलाओं के बीच का निजी मामला है, इसलिए आदित्य ने जानबूझकर अरोरा को वापस कमरे में ले गया। जाने से पहले आदित्य वीर का हौसला बढ़ाना नहीं भूला। वीर, तुम्हें अपनी केंडो प्रतिभा पर विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी केंडो प्रतिभा लाखों में एक है। जब तक तुम अपने दिल से लगे रहोगे, तुम केंडो में जरूर एक मजबूत और रंगीन छाप छोड़ोगे। यद्यपि वीर जानता था कि उसका स्वामी उसे सांत्वना दे रहा है, परंतु ये वाक्य सचमुच एक शामक औषधि की तरह था, जिसने उसके ढीले पड़े हृदय को पुनः दृढ़ कर दिया। हाँ, उसे दूसरों से तुलना क्यों करनी चाहिए? जब तक वह अपने मूल इरादे पर अड़ा रहेगा, वह अपनी तलवार की राह पर चल सकता है। और लोगों को संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, और यह भी जानना चाहिए कि अपने भाग्य को कैसे स्वीकार किया जाए। आप किसी के साथ तुलना कर सकते हैं, लेकिन जियो अरोरा के साथ कभी नहीं। ये देखकर कि वीर का दांव हृदय स्थिर हो गया है, आदित्य संतुष्ट होकर कमरे में लौट आया। वीर, पहले तुम वापस जाओ, ये संप्रदाय गुरु और किंगक्सिया बातें करेंगे, नंदिनी ने वीर से कहा। वीर हैरान हो गया और सोचने लगा कि मालिक की पत्नी को अचानक किंगक्सिया से बात करने की याद क्यों आई। लेकिन चूंकि मालिक की पत्नी बोल चुकी थी, वीर ने चतुराई से वहां से जाने का निश्चय किया। मालिक की पत्नी, तो पहले मैं विदा लेता हूँ। वीर को जाते देख नंदिनी ने चंद्रा का हाथ पकड़ लिया और पूछा, किंगक्सिया, मुझे बताओ तुम्हारे पास जो कुछ भी है। मैडम, यह मामला थोड़ा। चंद्रा हिचकिचाए और उसके गाल थोड़े लाल हो गए। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते नंदिनी ने चंद्रा के विचारों को तुरंत भांप लिया। किंगशिया, क्या तुम और वीर गर्भधारण की तैयारी कर रहे हो? नंदिनी ने संकोच से पूछा। चंद्रा ने सिर हिलाया। पता नहीं क्यों, कोई हलचल नहीं हो रही है, इसलिए मैं मैडम से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई तरकीब है। ये सुनकर नंदिनी के मन में अतीत के दृश्य उभर आए। इसमें क्या क्या तरकीबें हो सकती हैं? सरल और अपरिष्कृत। आदित्य की तरह आप 3 से 5 साल में सफल हो सकते हैं, भले ही हित दर कम हो। लेकिन नंदिनी यह कहने में बहुत शर्मिंदा थी। किंगशिया, कभी कभी तुम कुछ बाहरी ताकतें उधार ले सकती हो। नंदिनी ने एक अंतरिक्ष वलय निकाला। चंद्रा ने अंतरिक्ष वलय लिया, अपनी चेतना के साथ उसमें प्रवेश किया और पाया कि अंदर 1 दर्जन से अधिक लाल और गर्म गोलियां और सेक्सी कपड़े थे।
ये वही है जिसे मेरे पति ने कुछ दिन पहले परिष्कृत किया था, आप इसे वापस ले जा सकते हैं। नंदिनी ने चंद्रा के जैद हाथ को थपथपाया। अंतरिक्ष वलय को देखकर चंद्रा का चेहरा उत्साहित था। मैडम, धन्यवाद। चंद्रा तुरंत नंदिनी को सलाम करने वाला था। ठीक है, हम सब एक परिवार हैं। जल्दी वापस जाओ, तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया है और तुम ऑरोरा के साथ खेल सकते हो। समय के अनुसार अर्जुन का बच्चा इसी महीने पैदा होना चाहिए। नंदिनी को उम्मीद थी कि अर्जुन और वीर का बच्चा पहले ही पैदा हो जाएगा ताकि अरोरा बोर न हो। इसके बाद चंद्रा जल्दी में वहां से चला गया। जब अरोरा 1 वर्ष की थी तब अर्जुन और वंजुन के बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म हुआ और उसका नाम शिखा वर्मा रखा गया। और दूसरे वर्ष में वीर और चंद्रा का बच्चा भी सफलतापूर्वक पैदा हुआ और उसका नाम जियाओशिन एर रखा गया। अब तक स्काईफ्लो संप्रदाय की 3 चुड़ैलें एकत्र हो चुकी हैं। 10 साल जल्दी जल्दी बीत गए। दिव्य शिखर पर लगभग 10 वर्ष की 3 लड़कियां कुछ योजना बना रही हैं। जियाओक्सुआन, मामला कैसा चल रहा है? चिंता मत करो आंटी अरोरा, मैं अभी चुपचाप डैनफिंग के पास दौड़ी हूं और अंकल वैद्यनाथ की कीमिया भट्टी को बंद कर दिया है। जब वह अमृत बनाएंगे तो भट्टी फट जाएगी। शिन र, तुम्हारा क्या हाल है? हे, मैंने आध्यात्मिक कमल, जिसे चाचा शास्त्रदेव साधना के लिए इस्तेमाल करते थे, को एक साधारण कमल के मंच से बदल दिया है और उस पर कुछ चांदी की सुइयां रख दी हैं। जब वे साधना के लिए उस पर बैठेंगे तो उन्हें आश्चर्य होगा। बहुत अच्छा। बर्फ सफ़ेद पोशाक पहने हुए लड़की का नाम ऑरोरा है। उसकी आंखें फीनिक्स जैसी हैं। उसकी बड़ी बड़ी काली और चमकदार आंखें तारों जैसी चमकीली हैं। उसकी सीधी नाक बिल्कुल नंदिनी जैसी है। यद्यपि ऑरोरा केवल 10 वर्ष की है, लेकिन वह एक सुंदर और सुंदर लड़की बन गई है तथा उसमें एक लड़की जैसी शक्ति और जीवंतता झलकती है। हल्के पीले रंग की ड्रेस पहने शिखा वर्मा हैं। हालांकि उनके पिता अर्जुन बहुत हटे कट्टे दिखते हैं, लेकिन वो बहुत पतली हैं। अगर आपको लगता है कि वो पतली होने की वजह से कमज़ोर महिला हैं, तो आप गलत हैं। शिखा वर्मा अगले ही पल अपनी गदा निकाल सकती हैं और आप पर कई वार कर सकती हैं। हर कोई बहुत उत्सुक भी है, इतनी पतली और सुंदर लड़की को हथियार के रूप में गदा क्यों चुनना चाहिए। अंत में किरण वर्मा हैं, जिन्होंने बैंगनी रंग की सुंदर पोशाक पहनी हुई है और उनका चेहरा बेहद नाजुक है। वरिष्ठता के अनुसार शिखा वर्मा और किरण वर्मा को ये लिंगर को आंटी कहना चाहिए। बूम, आह, मेरी कीमिया भट्टी को किसने अवरुद्ध कर दिया? मास्टर, ऐसा लगता है मिस जियाओजुवान यहाँ आई हैं। शिखा वर्मा, ओह, कोई बात नहीं, इस कीमिया भट्टी की मरम्मत करके उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वैद्यनाथ की दहाड़ डैनफेंग से आए। हे भगवान, किसने ये किया? पीक मास्टर को रिपोर्ट करते हुए मिस शिन एर अभी जियानफेंग गई हैं। ये शिन एर है। मेरे शरीर में हाल ही में बहुत अधिक रक्त के थक्के बन गए हैं, इसलिए इसे निकालना अच्छा है। जल्द ही जियानफेंग से शास्त्रदेव की दहाड़ सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने सुना कि यह काम 3 छोटी चुड़ैलों ने किया है तो वे सभी मुस्कुरा उठे। इसे इस तरह से कहें, 3 छोटी चुड़ैलों के सामने, यहाँ तक कि पास से गुजरने वाले कुत्ते को भी थप्पड़ मारा जाएगा। जब तक ये 3 छोटी चुड़ैलें एक साथ रहेंगी, किसी न किसी को अवश्य कष्ट होगा। जियाओक्सुआन, शिन एर, चलो चाची तुम्हें लड़ाई के लिए ले जाएंगी। लड़ाई, बढ़िया। शिखा वर्मा और जियाओ शिन एर खुशी से नाचने लगीं। ऑरोरा ने अपने 3 रक्षकों को बुलाया। वे तीनों पूर्व में शशांक राव थे। चूंकि वे दानव क्षेत्र में पराजित हो गए थे, इसलिए उन्होंने हृदय खाने वाली गोली ले ली और युवा स्वामी के रक्षक बन गए और साथ ही उनके युद्ध साथी भी बन गए। बात बस इतनी सी थी कि उन तीनों को हर बार युवा मालिक द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता था। क्योंकि ऑरोरा अब अमरसंत क्षेत्र की छोटी सफलता तक पहुंच गई है, अपने शरीर में सभी प्रकार के रक्त और जादुई हथियारों के साथ वह उन तीनों को पूरी तरह से कुचल सकती है। इसलिए जैसे ही ऑरोरा ने उन्हें बुलाया, उन्हें पता चल गया कि उनकी पिटाई होने वाली है। उनके पैर कांप रहे थे और उनके शरीर से ठंडा पसीना बह रहा था। अलविदा, नमस्ते, युवा महिला। शशांक राव और अन्य 2, अरोरा और अन्य 2 से 10 मीटर की दूरी पर थे। इन 3 छोटी चुड़ैलों से कौन नहीं डरेगा? तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? ये औरत कितनी प्यारी है। अरोरा ने अपने होंठ भींचे और शशांक राव और बाकी दोनों को घूरा। हाँ, युवा महिला सबसे प्यारी है।
शशांक राव और अन्य 2 लोगों की पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन उन्हें मजबूरन मुस्कुराना पड़ा। ज़ियाओक्सुआन, जिना, आप पहले चुने। अरोरा मुस्कुराए। ये सुनकर शशांक राव और अन्य 2 लोग वहीं ठिठक गए। ये खत्म हो गया, बारबेक्यू। आज मैं फिर पिटने वाला हूँ। छोटे मालिक, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। छोटे मालिक, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, मुझे चक्कर आ रहा है। नहीं, मैं बेहोश होने वाला हूँ। शशांक राव और अन्य 2 एक दूसरे से बेहतर अभिनय कर रहे थे और वे सीधे जमीन पर गिर पड़े और चारों ओर झटके खाने लगे। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं अभी भी 3 साल का बच्चा हूँ? कृपया, मैं अब 10 साल का हो गया हूँ। अरोरा ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर आगे कहा, ज़ियाओक्सुआन, शिन एर, आप पहले चुने। मैं इसे चुनता हूँ। तो फिर मैं इसे चुनता हूँ। शिखा वर्मा और ज़ियाओ शिन एर प्रयास करने के लिए उत्सुक थीं। जब दोनों ने चयन कर लिया तो केवल शशांक राव ही बचे। अगर तुम नहीं उठे तो हमें लड़ना पड़ेगा, अरोरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आहम, क्या अब मेरा सिर इतना चक्करदार नहीं लगता? छोटे मालिक, क्यों न हम आज इसे भूल जाएं, हम कल आपके साथ अभ्यास करेंगे। शशांक राव ने दयनीय ढंग से विनती की। उसका शरीर अभी भी चोटों से भरा हुआ है। हालांकि वह युवती छोटी है, लेकिन उस पर पड़ी गुलाबी छोटी मुट्ठी मानो लाखों पाउंड के पहाड़ से टकरा रही हो। अगर वह नहीं मरा तो अपाहिज हो जाएगा। अब शुरू करने का समय आ गया है। अरोरा अपनी मुट्ठियां रगड़ने लगी। उसने जादुई हथियार इस्तेमाल करने की तो सोच भी नहीं रखी थी। नंगे हाथों से मुक्का मारना ताजगी भरा अनुभव है। गदा तैयार है। शिखा वर्मा ने चुपचाप अपनी गदा निकाली। बूम, तभी अमरलोक की छोटी सी सफलता की आभा फूट पड़ी। 9 वर्ष की आयु में ही वह अमरलोक की छोटी सी सफलता तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, उसे अपने पिता का सर्वोच्च दिव्य शरीर, सर्वोच्च हड्डियां और जन्मजात जादुई शक्तियां भी विरासत में मिली हैं। प्रतीत होता है कि दुबला पतला शरीर एक अत्यंत हिंसक सर्वोच्च आभा उत्सर्जित करता है, जो तुरंत सैकड़ों मील तक फैल जाती है। गुलू, शिकियांजिन, 1 मिनट रुकें। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, शिखा वर्मा गदा लहराते हुए बाहर निकल आईं। परमपिता परमात्मा की शक्ति चारों ओर फैल गई और प्रतिद्वंद्वी को सीधे पीछे धकेल दिया गया। किसी भी परिस्थिति में वह केवल रक्षा के लिए अपने शरीर में अमर संत क्षेत्र की शक्ति को जुटा सकता था, लेकिन उसने भारी हाथों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसमें जीतने की हिम्मत ही नहीं थी। इसे जीतने की हिम्मत कौन करता है? हारने के बाद अधिक से अधिक उसे पीटा जाएगा। जीतने के बाद तो ऐसा लगेगा जैसे दुनिया का अंत हो गया। बैंग बैंग बैंग। शिखा वर्मा, जो युद्ध के मूड में आ गई थी, अचानक एक अलग ही व्यक्ति की तरह हो गई। वह सीधा भाग गई और गदा जमीन पर गिरती रही, जमीन हिलती रही। किरण वर्मा के यहाँ भी युद्ध का मैदान बहुत भीषण था। किरण वर्मा हाथ में बैंगनी सुनहरा चाबुक लिए हुए थीं और उनके शरीर से अमर संत लोक की लघु सिद्धि साधना की आभा भी फूट रही थी। उन्होंने अपने पिता की तरह तलवार का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि दृढ़ता से युद्ध कला का मार्ग चुना। ये धधकता बैंगनी सुनहरा कोड़ा उसका जीवन हथियार है। लंबा कोड़ा एक अजगर की तरह बाहर की ओर घुमाया गया, जिससे रास्ते में खाली जगह टूट गई। उसकी प्रतिद्वंद्वी केवल लगातार बचाव कर सकती थी। वह ये भी जानता था कि यह लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती और सबसे अच्छा परिणाम ड्रॉ होगा। 2 महिलाओं, आपने मुझे क्यों नहीं चुना? मैं युवा मालिक का सामना नहीं करना चाहता। शशांक राव रोना चाहते थे, लेकिन उनके आंसू नहीं निकले। शिखा वर्मा और अन्य 2 खिलाड़ी युवा मास्टर के स्तर के नहीं थे। युवा गुरु की साधना अमर संत क्षेत्र की छोटी सफलता तक पहुंच गई थी और उसके शरीर में रक्त की शक्ति उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त थी। युवा स्वामी, आज बस यहीं रुकें, मुझे डर है कि आपके हाथ थक जाएंगे। शशांक राव ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अरोरा गहरे मुस्कुराए। बूम, फिर उसने बिना किसी जादुई कौशल को सक्रिय किए केवल शारीरिक शक्ति से मुक्का मारा। हालांकि जैसे ही मुट्ठी बाहर निकली, दुनिया हिंसक रूप से हिल गई और यहाँ तक कि तेज हवाओं की एक श्रृंखला भी उठी। लानत है, युवा स्वामी, क्या हमने यहीं रुकने को नहीं कहा था? शशांक राव की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, उनका दिल डर से भर गया। वह संकोच करने का साहस कैसे कर सकता था? उसने तुरंत अपने शरीर की सारी शक्ति जुटा ली। अमर संत क्षेत्र की महान साधना की आभा फूट पड़ी
और आकाश उंगली संघनित हो गई, जो युवा गुरु के हमले की ओर बढ़ गई। शशांक राव पहले से ही पिटने से डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने ऊपर आते समय अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन वह ये भी जानता था कि अंत में वह पूरी तरह से पराजित हो जाएगा। टकराना। आकाश उंगली और मुट्ठी हवा टकरा गई और दोनों सेनाएं अत्यंत भयानक अवशिष्ट शक्ति के साथ फट गईं। काका शशांक राव की स्काई फिंगर वास्तव में सीधे छेदी गई थी। छोटे छोटे मालिक, बस करो बस करो। आहा। शशांक राव के बोलने से पहले ही उसे खून की उल्टी हुई और अगले ही पल वह बाहर निकल गया। अरोरा की वर्तमान साधना शक्ति अमर संत क्षेत्र में पूर्ण साधना वाले बलवान पुरुषों के विरुद्ध लड़ सकती है। उबाओ। अरोरा ने अपना सिर हिलाया, उसे बहुत ऊब महसूस हो रही थी। शशांक राव को बेहोश देखकर अन्य दो रक्षक भय से कांप उठे। वे खुश थे कि उन्हें युवा स्वामी से मुलाकात नहीं करनी पड़ी, अन्यथा उनका हश्र शशांक राव से भी बुरा होगा। आह। पफ। शी कियांजिन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं हार मानता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने अपने मुंह से खून थूकने के लिए मजबूर किया और फिर बेहोश होने का नाटक किया। यदि आप चाहते हैं कि आपको कम पीटा जाए तो आपको अभिनय करना सीखना होगा। बैंग बैंग बैंग। आह आह आह। शी कियांजिन, मैं बेहोश हो गई, तुम अभी भी मुझे क्यों मार रहे हो? हालांकि जीवन हमेशा आश्चर्यों से भरा होता है। मरने का नाटक करने के बाद भी शिखा वर्मा नहीं रुकी और गदा खड़खड़ाई और बाहर आ गई। कुछ ही देर बाद वह सचमुच बेहोश हो गया। अरे, तुम भी मुझे मार रहे हो? दूसरा व्यक्ति मूल रूप से अपनी मौत को नकली बनाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह तरीका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इसलिए वह बस टिके रह सके। अंत तक उसे पीट पीट कर मार डाला गया। आरामदायक। किरण वर्मा और शिखा वर्मा दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन ये लिंगर को बहुत बोरियत महसूस हुई। आंटी अरोड़ा, मेरे पास एक और दिलचस्प विचार है। शिखा वर्मा को एक विचार आया और उन्होंने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर अरोड़ा अचानक दिलचस्पी लेने लगी। ज़ियाओक्सुआन, मुझे जल्दी बताओ। अरे, मैंने पापा से सुना है कि दादाजी कालभक्ष का जानवरों का खून बहुत स्वादिष्ट और बहुत बलवर्धक होता है। क्या हम इसे आजमाना चाहेंगे? शिखा वर्मा ने अपने होंठ चाटे, उनकी आंखें थोड़ी आग जैसी थीं। चाचा कालभक्ष का पशु रक्त। ये लिंगर की आंखें भी चमक उठीं। यह अच्छा है। चाचा कालभक्ष थोड़े बलवान हैं। अरोड़ा बुदबुदाए, लेकिन जितना अधिक ऐसा होता गया उतना ही अधिक वह उत्सुक और उत्साहित होती गई। चलो तियानतियान चोटी पर चलें। अरोड़ा और वे दोनों तियानतियान चोटी की ओर दौड़े। सौभाग्यवश कालभक्ष ने इतनी दूरदर्शिता दिखाई कि उसने तियानतियान शिखर की दृढ़तापूर्वक रक्षा के लिए पहले से ही 1 दर्जन से अधिक संरचनाओं की व्यवस्था कर ली थी। जब से 3 छोटी चुड़ैलें पैदा हुई हैं, स्काईफ्लो संप्रदाय को कभी भी शांति का दिन नहीं मिला है। जब तक वे 3 छोटी चुड़ैलों द्वारा लक्षित हैं, अंत में उन्हें धोखा दिया जाएगा। वो कहो, क्या ये 3 छोटी चुड़ैलों की सांस है? वे आखिरकार यहाँ आ गईं। गुफा के अंदर कालभक्ष ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। मेरे दिल में बेचैनी की भावना पैदा हो गई, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि 3 छोटी चुड़ैलें दल द्वारा रोक दी गई हैं, उसका दिल बैठ गया। सौभाग्य से मेरे पास दूरदर्शिता है। तीनों छोटी चुड़ैलें कितनी भी जोर से चिल्लाएं, कालभक्ष ऐसा दिखावा करता रहा कि उसने उन्हें सुना ही नहीं। यदि हम सचमुच उन्हें अंदर आने देंगे तो यह अंत होगा। आंटी अरोड़ा, दादाजी कालभक्ष बहुत दुष्ट हैं। उन्होंने वास्तव में बहुत सारी संरचनाओं की व्यवस्था की है। शिखा वर्मा और किरण वर्मा ने गुस्से से कहा। अरे, शायद मैं उन्हें तोड़ सकता हूँ। ये लिंगर आत्मविश्वास से मुस्कुराया। वह बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उसने अपने पिता से देवताओं के लिए मार्ग बनाने की प्रतिभा भी पूरी तरह से विरासत में प्राप्त की थी। आंटी अरोड़ा, क्या आप इन सीलिंग संरचनाओं को तोड़ सकती हैं? शिखा वर्मा और किरण वर्मा की आंखें चमक उठीं। तुम लोग मेरे साथ आओ। अरोड़ा ने उन दोनों का हाथ पकड़ लिया और फिर सीधे सीलिंग संरचना की ओर चल पड़ी। शिखा वर्मा और किरण वर्मा इतनी डर गईं कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब वे सीलिंग संरचना के पास से गुजरे तो कुछ नहीं हुआ। अरोड़ा ने देवताओं के साथ सरणी पथ संचार की प्रतिभा को सक्रिय किया और सरणी कानून उभरा, जिसने सभी दर्जनों बड़ी सरणियों को समझ लिया। इस तरह वे तीनों बिना किसी प्रयास के तियानतियान चोटी पर पहुंच गए। धुंधघास, क्या बकवास है।
तीन छोटी चुड़ैलें अंदर क्यों आईं? गुफा में कालभक्ष अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में भय की गहरी झलक थी। क्या लिटिल ऑरोरा को आपके स्वामी की निर्माण प्रतिभा विरासत में मिली है? अब ये समाप्त हुआ। कालभक्ष रोना चाहता है, पर उसके आंसू नहीं निकलते। चाचा कालभक्ष, क्या आप वहाँ हैं? जल्द ही गुफा के बाहर से ऑरोरा की आवाज आई। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ नहीं हूँ? कालभक्ष जानता था कि ऐसा कहते ही गुफा का द्वार संभवतः टूट जाएगा। क्या ये जियाओ लिंगर है? जल्दी से अंदर आओ। कालभक्ष ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला। मैं अंकल कालभक्ष से मिला हूँ। दादाजी कालभक्ष से मिलिए। ये लिंगर और अन्य दो ने कालभक्ष को प्रणाम किया, लेकिन उसकी चतुर आंखें सीधे कालभक्ष की ओर देख रही थीं, आग के स्पर्श से चमक रही थीं। ये बुरा है, यह मेरे लिए आ रहा है। तीन छोटी चुड़ैलों को घूरने से कालभक्ष को अपना सिर सुन्न सा महसूस हुआ। छोटी अरोरा, जब तुम्हारे पास समय होता है तो तुम चाचा के त्यानतियान शिखर पर खेलने क्यों आती हो? चाचा की त्यानतियान चोटी पर तो कोई शिष्य भी नहीं है, इसलिए यह बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। जियानफिग, डैनफिग जैसी चोटियाँ। ये चोटियाँ चाचा की त्यानतियान चोटी से कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। कालभक्ष ने उन तीनों को बहलाया फुसलाया। अरे अंकल कालभक्ष, क्या आप थक गए हैं? अरोरा, क्या तुम मुझे अपने कंधों पर थोड़ा दबा सकती हो? ये लिंगर ने अपने हाथ पीछे कर लिए और चेहरे पर भूतिया भाव लिए पूछा। नहीं नहीं नहीं। कालभक्ष ने शीघ्रता से अपना सिर हिलाया। यह आपकी महारानी की बेटी है। उसने ऑरोरा को अपने कंधे दबाने की इजाज़त कैसे दी? यदि महाराज को पता चल गया तो उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े कर दी जाएंगी। ऑरोरा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कह दो। अगर अंकल ऐसा कर सकते हैं तो वे कभी मना नहीं करेंगे। कालभक्ष वास्तव में बहुत अनिच्छुक था, लेकिन उसने इसे दिखाने का साहस नहीं किया। चाचा कालभक्ष अभी भी अरोरा से प्यार करते हैं। ऑरोरा को आपसे कुछ पूछना है। ऑरोरा शर्माते हुए मुस्कुराई। उसका नाजुक चेहरा किसी परीक्षा वाले शहर की राजकुमारी जैसा लग रहा था। जो कोई भी उसके अतीत को नहीं जानता, वह निश्चित रूप से यही सोचेगा कि ऑरोरा मासूम, सरल और प्यारी है। लेकिन जब कालभक्ष ने जियो अरोरा के होठों पर मुस्कान देखी, तो उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। लिंग, ऑरोरा ने तो सीधे ही कह दिया। कालभक्ष के पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। खैर, ऑरोरा हाल ही में बढ़ नहीं रही है। मैंने सुना है कि अंकल कालभक्ष का पशु रक्त बहुत पौष्टिक होता है। ऐसा नहीं है कि ऑरोरा इसे पीना चाहती है। मुझे ये भी पता है कि यह अंकल कालभक्ष की जीवन शक्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। जियो ऑरोरा संयमित दिख रही थी। हालांकि कालभक्ष का चेहरा काला पड़ गया। सब खत्म हो गया। ये लहर उसके पशु रक्त के लिए है। अर्जुन पहले तो उसके पशु रक्त के लिए लालची था, लेकिन सौभाग्य से वह अधिक सतर्क था, इसलिए उसने अर्जुन को सफल नहीं होने दिया। लेकिन अब तीन छोटी चुड़ैलें भी उसके पशु रक्त पर नजर गड़ाए हुए हैं। ऑरोरा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कालभक्ष भयभीत होकर कुछ कदम पीछे हट गया और तीनों छोटी चुड़ैलों को भयभीत दृष्टि से देखने लगा। कालभक्ष चाचा, हमारी भूख थोड़ी है। हाँ हाँ, मैं 10 घूंट पीऊंगा, 10 करोड़ घूंट भी नहीं। शेखा वर्मा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और मासूमियत से कहा। ओ आह, तीन चाची, कृपया मुझे छोड़ दो। कालभक्ष इतना भयभीत हो गया कि उसकी पीठ ठंडी हो गई। चाचा कालभक्ष, क्या अब आपको जियो अरोरा पसंद नहीं है? अरोरा ने अपने होंठ भींचे और फिर बोली, चलो ऐसा करते हैं। हम तीनों तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारा जानवरों का खून नहीं पेंगे। ये लिंगर बहुत चालाक है, क्योंकि वह जानती थी कि मामा कालभक्ष उन्हें हरा नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जीत नहीं सकता, बल्कि ऐसा है कि मैं जीतने की हिम्मत नहीं करता। मैं ईमानदार रहा हूँ, कृपया मुझे जाने दो। कालभक्ष फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे पता था कि आज शायद उसका सर्वनाश हो गया है। कालभक्ष चाचा, चलो बाहर मुकाबला करते हैं। अरोरा और 3 अन्य लोग गुफा के बाहर पहुंचे। हम इसे केवल खींच सकते हैं। आप उन्हें हरा नहीं सकते और आप उनसे हार भी नहीं सकते। केवल इसी तरीके से आप बच सकते हैं। कालभक्ष ने अपना मन बना लिया। कालभक्ष मामा, आपको सावधान रहना होगा। अरोरा और वे तीनों तैयार थे। कालभक्ष को प्रमाद करने का साहस नहीं है। इन तीनों छोटी चुड़ैलों में से कोई भी ईंधन कुशल लैंप नहीं है। शिखा वर्मा की शारीरिक शक्ति बहुत अधिक थी।
किरण वर्मा न केवल चाबुक चलाने में बहुत अच्छी हैं, बल्कि वह विभिन्न प्रकार की आग के साथ खेलने में भी बहुत अच्छी हैं। ये लिंगर सबसे भयानक है। अरोरा, जो अमरसंत क्षेत्र में साधना के एक छोटे स्तर तक पहुंच चुकी है, वह एक ऐसे मजबूत व्यक्ति के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है जिसने अमरसंत क्षेत्र को सिद्ध कर लिया है। यद्यपि कालभक्ष अब अमरसंत लोक में है, लेकिन उसके शरीर में क्रूर जानवर के रक्त के कारण उसकी शक्ति अमरसंत लोक के चरम पर पहुंच गई है। 3 लोगों से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसे करें। अरोरा ने आक्रमण में बढ़त बना ली। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसे अंतरिक्ष के नियम भी पूरी तरह से विरासत में मिले थे। अतः वे पलक झपकते ही कालभक्ष के समक्ष प्रकट हो गए। मैं जाऊंगा। कालभक्ष एक क्षण के लिए चौंका, फिर तुरंत पीछे हट गया। यदि यह व्यक्ति धीमी प्रतिक्रिया करता है तो हो सकता है कि वह पहले ही पीड़ित हो चुका हो। कालभक्ष मामा, सावधान रहो। अरोरा ने मुक्का मारा और पंगु का रक्त, जूलोंग का रक्त और महान दाव की शक्ति एक के बाद एक फूट पड़ी। शक्तिशाली मुक्का बल हवा के झोंकों को समेटता हुआ सीधे कालभक्ष की ओर बढ़ा। इस मुक्का बल के आगे कालभक्ष को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। यह अभी भी अरोरा का सबसे साधारण पंच है। श्वा टकराना। जियाओशिन, एर और शिखा वर्मा भी दौड़कर आईं। कोड़ा लहरा रहा था और गदा भी उतनी ही प्रभावशाली शक्ति के साथ नीचे गिराई जा रही थी। कालभक्ष ने तुरंत अपनी जन्मजात जादुई शक्ति का प्रयोग किया और 3 छोटी चुड़ैलों के आक्रमण को अवशोषित करने के लिए अंतहीन भक्षण चालू कर दिया। अंततः कालभक्ष भी मुक्का मारकर अरोरा की मुट्ठी से टकराया। टकराना। टैप टैप टैप। दोनों पक्ष आश्चर्यचकित हो गए। अरोरा ठीक थी, क्योंकि उसमें अंतहीन भक्षण की प्रतिभा भी थी और उसने शेष बची शक्ति को आसानी से नष्ट कर दिया। लेकिन शिखा वर्मा और शियाओशिन एर को हजारों मीटर दूर झटका लगा। लानत है, आप अंतहीन भक्षण को भी सक्रिय कर सकते हैं। कालभक्ष ने भौहें चढ़ाईं। जियो अरोरा बस एक षटकोणीय योद्धा है। चाचा कालभक्ष, आप बुरे हैं। आपकी मुट्ठी इतनी सख्त है कि अरोरा का हाथ दुख रहा है। अरोरा दुखी दिख रही थी और उसके आकर्षक रूप ने लोगों को व्यथित कर दिया। लेकिन कालभक्ष को बहुत पीड़ा हो रही थी। वह तो बस सामान्य रूप से बचाव कर रहा था। श्वा। अचानक उसकी पीठ से ठंडक महसूस हुई। अच्छा नहीं है। कालभक्ष ने अचानक अपना सिर उठाया और देखा कि उसके सामने जियो अरोरा की आकृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी और यह सिर्फ एक अवशिष्ट छवि थी। झूजियान तलवार गठन इकट्ठा। जियो अरोरा ने 4 झूजियान तलवारों में हेरफेर किया और फिर झूजियान तलवार संरचना को संघनित किया। तुरंत कालभक्ष को इसमें शामिल कर लिया। भयानक तलवार कानून तैयार किया गया था और तेज और दबंग तलवार प्रकाश भड़क गया, जैसे कि दुनिया को टुकड़ों में काटने के लिए। बूम। कालभक्ष को जुक्सियन तलवार संरचना द्वारा घेर लिए जाने के बाद शक्तिशाली तलवार ऊर्जा, तेज तलवार की रोशनी और भयानक तलवार हवा सभी उसकी ओर भड़क उठे। इस स्थिति में कालभक्ष के पास केवल 2 ही विकल्प थे। उनमें से एक था जुक्सियन तलवार संरचना को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना। लेकिन जुक्सियन तलवार संरचना के टूटने के बाद अरोरा को भी जवाबी हमला झेलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इस विकल्प को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। दूसरा था सीधे तौर पर हार स्वीकार करना। अरोरा, चाचा हार गए। तुम्हें जुक्सियन तलवार संरचना को हटा देना चाहिए। दोनों विकल्पों में से कालभक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के हार स्वीकार कर ली। ये देखकर अरोरा विजयी भाव से मुस्कुराए। इस लहर को स्थिर माना गया। उसने जुक्सियन तलवार संरचना को वापस ले लिया और कालभक्ष की आकृति फिर से तीनों के दर्शन में प्रकट हुई। चाचा कालभक्ष, मैं हार मान लूंगा। अरोरा ने अपने हाथ जोड़े और गंभीर स्वर में कहा। इस प्रकार कालभक्ष रोना चाहता था, पर उसके आंसू नहीं निकले। अभी अभी आपने सहमति व्यक्त की है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल 10 घूंट पशु रक्त पी सकता है, इससे अधिक नहीं। कालभक्ष को बहुत पीड़ा हुई। अर्जुन को शुरुआत में सफलता नहीं मिली, लेकिन अब उसे इन 3 छोटी चुड़ैलों का लाभ मिला। टकराना। अरोरा ने एक साथ 3 बाल्टियां निकाली और कालभक्ष ये दृश्य देखकर अचंभित रह गया। जियो अरोरा, तुम क्या कर रही हो? चाचा कालभक्ष, मैं इन 10 कौरों से शायद 1 बाल्टी खून पी सकता हूँ, इसलिए आपको हमें केवल 3 बाल्टी खून देना होगा, ज्यादा नहीं। अरोरा ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ पीछे करके कहा। कालभक्ष ने अरोरा में भगवान की आकृति देखी। वह भगवान की पुत्री होने के योग्य है, भगवान के समान ही काली पेट वाली है। अरोरा,
तुम अपने चाचा को मारने जा रही हो। कालभक्ष ने 3 बड़ी बाल्टियों को देखा और उसका दिल धड़क उठा। मैं डैडी के लिए भी एक हिस्सा पैक करना चाहता हूँ। शिखा वर्मा ने चुपचाप एक और बड़ी बाल्टी निकाली। कालभक्ष का चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था। कुछ ही देर बाद त्यानतुन चोटी से कालभक्ष की चीखें सुनाई देने लगीं। गुरगल, क्या ये शोर त्यानतुन चोटी से आ रहा है? लगता है सीनियर कालभक्ष को भी कष्ट हुआ है। ये चीख सुनकर मुझे डर लग रहा है कि वरिष्ठ कालभक्ष को बहुत कष्ट हुआ होगा। प्रमुख चोटियों पर बैठे शक्तिशाली लोगों ने इसे भय से देखा और उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ। इन दिनों 3 छोटी चुड़ैलों द्वारा किसे प्रताड़ित नहीं किया गया है। हिचकी, यह अच्छा लग रहा है। अरोरा ने जानवर के खून की आधी बाल्टी को शुद्ध किया। शेष आधी बाल्टी के लिए अरोरा ने उसे अपने पिता और माता के लिए छोड़ने की योजना बनाई। एक भयंकर और हिंसक शक्ति ने अरोरा के शरीर को भर दिया और फिर एक नई रक्त रेखा का जन्म हुआ। जानवर की शक्ति अरोरा के शरीर से निकली। क्या ये मेरे कालभक्ष वंश का खून है? अरोरा, तुमने वास्तव में कालभक्ष रक्त को जन्म दिया है। कालभक्ष का शरीर सूख चुका था, उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था और वह कमजोरी से जमीन पर बैठ गया था। जब उसने अरोरा के शरीर में उस भयंकर जानवर का खून महसूस किया तो वह बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। क्या ये कालभक्ष का रक्त है? अरोरा ने रक्त की शक्ति को संघनित कर दिया और भयंकर आभा फूट पड़ी, जिससे उसके शरीर के चारों ओर काले छिद्र संघनित हो गए तथा अंतहीन विनाशकारी शक्ति उत्सर्जित होने लगी। कितनी शुद्ध रक्त शक्ति है! ये लगभग मेरी रक्त शक्ति के समान है। कालभक्ष ने अपनी लार निगल ली और स्तब्ध रह गया। क्या ये प्रभु की पुत्री है? क्या उसकी प्रतिभा बहुत बुरी नहीं है? बूम बूम। यद्यपि शिखा वर्मा और जियाओ शिन एर कालभक्ष रक्त को जन्म देने में असफल रहे, फिर भी उनकी साधना में भारी वृद्धि हुई है और वे अमर भगवान के क्षेत्र में महान सफलता तक पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, उन दोनों के आसपास एक दुर्बल भक्षक शक्ति का जन्म हो गया। दरअसल शिखा वर्मा और किरण वर्मा की प्रतिभा पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन वे अरोरा से बहुत खराब हैं। इस समय कालभक्ष को कुछ राहत मिली, क्योंकि 3 छोटी चुड़ैलों ने उसके पशु रक्त का अच्छा उपयोग किया था। यदि प्रतिभा अच्छी नहीं है तो भले ही अधिक पशु रक्त को परिष्कृत किया जाए, ये केवल कुछ आध्यात्मिक शक्ति साधना को बढ़ा सकता है, जो स्वर्ग की बर्बादी होगी। अरोरा, तुम त्यानतुन चोटी पर क्यों भागी? नंदिनी ने त्यानतुन चोटी को ढूंढ निकाला। उनके पति आदित्य एकांतवास में हैं और कह रहे हैं कि वे पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने और साधना पूर्ण करने की तैयारी कर रहे हैं। नंदिनी के थोड़े अभ्यास के बाद उसने पाया कि जियो अरोरा गायब हो गया है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ी। मैडम, आप अंततः यहाँ हैं। नंदिनी को देखते ही कालभक्ष की आंखें चमक उठीं। केवल उसके माता पिता ही अरोरा को नियंत्रित कर सकते हैं। माँ, अरोरा ने स्वयं को सीधे नंदिनी की बाहों में फेंक दिया। यद्यपि वह केवल 10 वर्ष की थी, अरोरा की ऊंचाई लगभग 1.6 मीटर थी। मुझे डर है कि वह उत्कृष्ट आकृति, युवा जोश और जीवंतता के साथ किसी को भी नापसंद नहीं होगी। तुम लड़की, क्या तुम फिर से शरारती हो? नंदिनी ने प्यार से अरोरा के सिर को छुआ और अब अरोरा उसकी गर्दन तक पहुंच गई थी। नहीं, अरोरा बहुत अच्छी है। अरोरा ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने होंठ भींचे और कहा, नमस्कार आंटी। शिखा वर्मा और शियाओ शिन एर ने आदरपूर्वक झुककर अभिवादन किया। जियाओक्सुआन और शिन एर, कृपया झुके नहीं। नंदिनी को भी ये दोनों लड़कियां पसंद आईं और उसने तुरंत उन्हें अपने पास बुला लिया। मैडम से मिलिए। कालभक्ष कांपता हुआ खड़ा हो गया, उसका चेहरा अभी भी पीला था, खून का कोई निशान नहीं था। उसे थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। कालभक्ष, क्या आपकी तबीयत खराब है? तुम इतने कमजोर क्यों हो? नंदिनी ने चिंतित होकर पूछा। कालभक्ष को बहुत दुख हुआ, लेकिन जब उसने अरोरा की तीखी निगाहें देखीं तो उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं हाल ही में अपनी साधना में सफल होने के लिए बहुत उत्सुक रहा हूँ, जिसके कारण मेरी सांसें थोड़ी अव्यवस्थित हो गई हैं। अच्छा, ऐसा है। ये गोलियां मेरे पति द्वारा बनाई गई हैं। वे न केवल क्यूई और रक्त की पूर्ति कर सकती हैं, बल्कि साधना में भी सुधार कर सकती हैं। नंदिनी ने एक छोटी सी दवा की शीशी निकाली और कालभक्ष को दे दी। आपका धन्यवाद मैडम। कालभक्ष ने उन्हें गंभीरतापूर्वक धन्यवाद दिया। फिर नंदिनी अरोरा और अन्य 2 को ले गई। हाँ, कालभक्ष ने राहत की सांस ली। यह आसान नहीं है। ये 3 छोटी चुड़ैलें अंततः चली गईं।
दिव्य शिखर पर अरोरा ने पशु रक्त की शेष आधी बाल्टी निकाल ली। माँ, इन्हें ले लो और इन्हें परिष्कृत करो, अरोरा ने नंदिनी की पीठ की मालिश करते हुए आज्ञाकारी ढंग से कहा। ये है। अरोरा, क्या तुमने कुछ बुरा किया है? नंदिनी को ये कैसे पता नहीं चला? ये रक्त अवश्य ही कालभक्ष का है। कोई आश्चर्य नहीं कि कालभक्ष उस समय इतना कमजोर था। ये 3 लड़कियां जब एक साथ होंगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओह माँ, मेरे साथ बुरा मत करो, मुझे बस एक पल की लालसा थी, अरोरा ने शरारत से कहा। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। नंदिनी ने अरोरा को घूर कर देखा। लेकिन जानवर का खून वास्तव में एक महान टॉनिक है। अमरसंत क्षेत्र में उनकी साधना 10 वर्षों से अधिक समय से स्थिर है। पशु के रक्त को शुद्ध करने से बहुत प्रगति होगी। अपनी मां को रक्त स्वीकार करते देख अरोरा ने राहत की सांस ली। प्रशिक्षण टॉवर में आदित्य को 9 क्लोनों से फीडबैक प्राप्त हुआ और तुरंत ही उसे 200,000 वर्षों का संवर्धन मूल्य प्राप्त हो गया। होस्ट आदित्य संविधान, पंगु वंश, जुलोंग वंश, दाओ खजाना शरीर। साधना अमरसंत क्षेत्र महान उपलब्धि अमरसंत क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 600,000 वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है। खेती मूल्य 655,800, 655, 800 वर्ष। खेती का मूल्य अमरसंत क्षेत्र पूर्णता को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। क्या आप तुरंत तोड़ना चाहते हैं? मैं अंततः अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं और पूर्णता तक पहुंच सकता हूं। आदित्य ने 9 क्लोनों को देखा और बहुत संतुष्ट महसूस किया। ये 9 क्लोन उसके लिए काम कर रहे हैं और उसके असली शरीर को केवल हर दिन अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहने और पारिवारिक रिश्तों की शक्ति का आनंद लेने की आवश्यकता है। इस तरह का जीवन किसे पसंद नहीं आएगा? आदित्य को झूठ बोलने वाली दुनिया की छत कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। टोंग जी, आगे बढ़ना शुरू करो, आदित्य ने सिस्टम को आदेश दिया। अच्छा मेजबान, क्योंकि सफलता बहुत जोर से होगी, सिस्टम ने अमर के रहस्यों को अवरुद्ध कर दिया है। जैसे ही सिस्टम की आवाज गिरी, महान एवेन्यू के कानून ने अमर को घेर लिया और फिर वह परी दुनिया से स्वतंत्र हो गया। जब आदित्य अमरसंत लोक में प्रवेश कर गए तो दृश्य अत्यंत भयावह था। अब जबकि अमरसंत क्षेत्र की सफलता पूरी हो गई है तो यह आंदोलन और भी बड़ा हो जाएगा। बूम! स्वर्ग के रहस्यों को छुपाने के बाद बिजली की आपदाएं तेजी से आईं। आसमान में काले बादल छा गए और फिर बिजली कड़कने लगी और भयानक दबाव पड़ने लगा। ये जबरदस्ती अमर की ओर एक बड़े थप्पड़ की तरह है। क्या हुआ? क्या अंत आ रहा है? ये बहुत डरावना है लेई वेई, मुझे लग रहा है कि मेरा दम घुट जाएगा। स्काईफ्लो संप्रदाय के सभी लोग इस वज्र शक्ति से दबे हुए थे और सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे। कालभक्ष भी इसका अपवाद नहीं है। अमरसंत क्षेत्र में उसकी साधना उत्तम है और अपने वंश की शक्ति से वह अमरसंत क्षेत्र में सर्वोच्च साधना वाले शक्तिशाली पुरुषों के विरुद्ध भी युद्ध कर सकता है। लेकिन इस वज्र शक्ति के सामने वह फिर भी दबकर मर गया। महाराज अब आगे बढ़ने वाले हैं। कालभक्ष ने हॉन्गमैन कल्टीवेशन टॉवर को विस्मय से देखा। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी शक्ति कितनी भयानक होगी। पिताजी अब आगे बढ़ने वाले हैं, ये लिंगर ने उत्साहित होकर कहा। उसने महसूस किया कि उसके पिता का आभामंडल तेजी से बढ़ रहा है। मेरे पति के अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह आसानी से अर्धचरण अमर सम्राट क्षेत्र को कुचलने में सक्षम हो जाएगा, है ना? नंदिनी के मुंह के कोने पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। यह उसका आदमी है। 100 साल से भी कम समय में वह निचली दुनिया से परी दुनिया में चढ़ गया और अब वह परी दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने के कगार पर है। अफसोस की बात है कि वर्तमान अमर लोक अमर सम्राटों के जन्म की अनुमति नहीं देता। अन्यथा आदित्य अपनी प्रतिभा और शक्ति से अमर सम्राट लोक में प्रवेश अवश्य कर पाता। अरोरा भी है, यह अफसोस की बात है। नंदिनी आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। अरोरा की प्रतिभा तो और भी असाधारण है। अगर स्वर्ग से कोई प्रतिबंध न होता तो वह अमर सम्राट के राज्य में जरूर पहुंच पाती। लेकिन उनकी वर्तमान साधना शक्ति के साथ इस परिलोक में कोई भी उन्हें धमकी नहीं दे सकता। मेजबान, कृपया क्लेश पर विजय पाने का कोई रास्ता चुनें। 1. क्लेश पर स्वयं विजय पाएं। 2. ये प्रणाली वज्र क्लेश को कमजोर करती है और मेजबान को क्लेश पर काबू पाने में मदद करती है। सिस्टम ने आदित्य को विकल्प दिया। आदित्य ने एक क्षण विचार किया और अंततः इस विपत्ति से स्वयं ही निपटने का निर्णय लिया।
अमर संत क्षेत्र को पूरा करने के बाद आप अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे। नींव तो रखनी ही होगी। वह बहुत महत्वाकांक्षी है और अमर सम्राट क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। क्या ये स्वर्ग से आया कोई निषेध नहीं है? बस इसे तोड़ दो। वह अमर दुनिया को मार्शल आर्ट के समृद्ध युग में वापस लाना चाहता है। मेजबान ने क्लेश पर स्वयं विजय पाने का चुनाव किया है और क्लेश पर विजय पाने की आगामी प्रक्रिया में किसी भी समय वह व्यवस्था से क्लेश पर विजय पाने में सहायता लेने का चुनाव भी कर सकता है। ये सुनकर आदित्य की भौहें तन गईं। ये व्यवस्था उसे शांत करने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या आप सचमुच लोगों को यह आभास देते हैं कि आप प्रेरित नहीं हैं? वह आदित्य 21वीं सदी के 3 अच्छे युवाओं में से एक है। पहला, वह मेहनती है। दूसरा, वह कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम है। और तीसरा, वह वृद्धों का सम्मान करता है और युवाओं से प्यार करता है। बूम! जब आदित्य गहन चिंतन में डूबा हुआ था तभी आकाश से बिजली गिरी। वज्रपात की आपदा ने विश्व की सामान्य प्रवृत्ति को प्रभावित किया तथा कुछ समय के लिए विचित्र घटनाएं घटित हुईं। अनगिनत वज्र ड्रैगन भयंकर गर्जना कर रहे थे और जहां भी वे गुजरते थे वहां शून्य बिखर जाता था। यहां तक कि अंतरिक्ष भी विकृत और विकृत हो गया है, जिससे लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि क्या यह अगले ही पल ढह जाएगा और बिखर जाएगा। गुल्लू, क्या ये वज्र आपदा सचमुच ऐसी चीज है जिसे मनुष्य झेल सकता है? वरिष्ठ कालभक्ष ने भी उस समय अमर संत लोक में सिद्धि वज्र क्लेश का कारण बना था, लेकिन मेरे चाचा की तुलना में वह किसी भी प्रकार से चुड़ैल नहीं है। हर कोई इसे देखकर भयभीत हो गया और उनके सिर सुन्न हो गए। अमर मुनि लोक में उत्तम वज्रपात का अनुभव कर चुके कालभक्ष इस समय भय से कांप रहे थे। उसने स्वयं से पूछा कि यदि उसने ऐसी शक्तिशाली गड़गड़ाहट का अनुभव किया तो वह 10 गिनती तक भी जीवित नहीं रह पाएगा। हॉन्गमैन कल्टीवेशन टावर में सफ़ेद कपड़े पहने एक आकृति हवा में चली और सीधे सैकड़ों थंडर ड्रैगन की ओर बढ़ी। मास्टर अंकल बाहर हैं। हे भगवान, मेरे परदादा अभी भी इतने बहादुर हैं। वह वास्तव में सीधे थंडर ड्रैगन की ओर जाते हैं। आदित्य के व्यवहार से सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। पिताजी बहुत सुंदर हैं। ये लिंगर ने आदित्य की ओर प्रशंसा से देखा। जन्म से ही वह जिस व्यक्ति की सबसे अधिक प्रशंसा करती है वह उसके पिता हैं। उसकी राय में डैडी सर्वशक्तिमान हैं। देखो तुम कितने खुश हो। अरे अरे अरे, मेरे पिताजी को इतना सुंदर किसने बनाया? नंदिनी ने अरोरा के सिर को छुआ। यद्यपि उसने ये कहा, उसका हृदय शहद की तरह मीठा था। जो है सामने रखो। सैकड़ों वज्र ड्रैगन का सामना करते हुए आदित्य ने सीधे अपने शरीर में सभी रक्त शक्तियों को सक्रिय किया, साथ ही महान खजाने वाले शरीर को भी। बूम! पंगु वंश और जुलोंग वंश का विस्फोट हुआ। एक चमकदार दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हुआ और वहां उपस्थित सभी लोग अस्थायी रूप से अंधे हो गए। केवल अरोरा ही चमत्कार के दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। मेरे पिता के पीछे एक दिव्य हाथी प्रकट हुआ जो अपने हाथ में स्वर्ग का कुल्हाड़ा लिए हुए 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की ओर देख रहा था। ये सही है, ये सम्राट पंगु है। इसके अलावा एक शक्तिशाली पूर्वज अजगर था जो आकाश में दहाड़ता था और हजारों मील के दायरे में कानून और व्यवस्था को तहस नहस कर देता था। पिताजी बहुत मजबूत हैं। एक दिन अरोरा ऐसा कर सकती है ना? अरोरा ने आदित्य को गौर से देखा। टकराना। महान पंगु और पैट्रिक ड्रैगन ने एक ही समय में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, सैकड़ों वज्र ड्रैगन के साथ लड़ाई की। वज्र के अंतहीन समुद्र ने आदित्य को निगल लिया। सौभाग्यवश उसका शरीर बहुत मजबूत था और वह समुद्र की गड़गड़ाहट की शक्ति को झेल सकता था। लेकिन दिल दहला देने वाली पीड़ा ने अभी भी आदित्य के दांत पीसने पर मजबूर कर दिए। हे, क्या यही शक्ति है? गुदगुदी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं। आदित्य मुस्कुराया। बिजली की गड़गड़ाहट के कारण उसके शरीर में लाल रक्त बहने लगा, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया। हर बार जब ये ठीक हो जाता तो मांस की ताकत बहुत बढ़ जाती। वज्रपात। टकराना। वज्रपात का प्रकोप लगातार जारी रहा। फिर भी आदित्य आकाश में डटा रहा। चाहे कितनी भी तेज गड़गड़ाहट हो, वह उसे झेल सकता था। अज्ञात समय के बाद आकाश पर गड़गड़ाहट का संकट धीरे धीरे समाप्त हो गया और आदित्य की साधना आभा छलांग और सीमा से आगे बढ़ने लगी और वह सीधे अमर संत क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच गया। उसके शरीर में हिंसक और दबंग शक्ति का संचार होता रहता था। वह एक ही मुक्के से किसी भी राज्य को आसानी से तबाह कर सकता था।
ये सर्वोच्च शक्ति है। होस्ट आदित्य संविधान, पंगु वंश, जुलोंग वंश, दाओ खजाना शरीर। साधना अमर संत क्षेत्र की पूर्णता, अमर सम्राट क्षेत्र की साधना अनलॉक की जानी है। आपको एक इनाम मिलना है। क्या आप उसे तुरंत पाना चाहते हैं? सूचना पृष्ठ को देखते हुए आदित्य की भौहें संदेह से चमक उठीं। अमर सम्राट क्षेत्र की खेती अनलॉक की जाएगी। ऐसा लगता है कि सिस्टम की वर्तमान शक्ति के साथ स्वर्गीय दाव प्रतिबंध को तोड़ना असंभव है। हालांकि उसके हाथ में अमर ताबूत स्वर्गीय दाव प्रतिबंध को तोड़ने की कुंजी हो सकता है। क्योंकि परिलोक में हमेशा एक किंवदंती घूमती रही है, वह ये कि अमरता का अमर ताबूत न केवल लोगों को अमर बना सकता है, बल्कि अमर सम्राट के दायरे को तोड़ने का रहस्य भी समेटे हुए है। कौन से पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं? आदित्य ने असमंजस में सूचना पैनल की ओर देखा। पिछले 10 साल उसने या तो नंदिनी के साथ अभ्यास करते हुए या अपने बच्चों की देखभाल करते हुए, अपनी शान का प्रदर्शन करते हुए बिताए हैं। वह अमर संत लोक की पूर्णता तक पहुंचने में सफल रहा, और यह सब 9 क्लोनों की बदौलत ही संभव हुआ। बिना किसी कारण के अतिरिक्त पुरस्कार का दावा क्यों किया जा रहा है? यजमान के एकांतवास के दौरान ये लिंगर ने कालभक्ष वंश को जागृत किया। एक पिता के रूप में आप भी कालभक्ष वंश को जागृत करेंगे। प्रणाली समझाए जाने के बाद आदित्य के शरीर में एक बिल्कुल नई रक्तरेखा का जन्म हुआ। क्रूर पशु की शक्ति फैल गई और शारीरिक शक्ति अधिक हिंसक हो गई। कालभक्ष वंश की गणना करें तो आदित्य के 3 वंश हैं और प्रत्येक वंश एक सर्वोच्च अस्तित्व है। छोटी अरोड़ा ने कालभक्ष वंश को जगा दिया है। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। वह सोच रहा था कि आखिर अरोड़ा बिना किसी कारण के कालभक्ष वंश को कैसे जगा सकती है। यहाँ अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। एकांतवास के इन दिनों की बात करें तो उन्हें अरोड़ा की बहुत याद आती थी। आदित्य ने अपनी सांस संभाली और हॉन्गमैन कल्टीवेशन टॉवर से बाहर चला गया। मेरे चाचा जी, मास्टर जी, आपकी सफलता के लिए बधाई। प्रशिक्षण टॉवर के बाहर सभी लोग हाथ जोड़कर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। उनमें से प्रत्येक अत्यंत उत्साहित था, क्योंकि अंकल शिक के अमर संत क्षेत्र में पहुंचने के बाद प्राचीन कबीला अब उनके स्काईफ्लो संप्रदाय के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था। साथ ही उन्होंने गुप्त रूप से खुद को चेतावनी भी दी कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। केवल इस तरह से वे अपने गुरु और चाचा की गति के साथ रह सकते हैं। कम से कम इसे रोका तो नहीं जा सकता। आदित्य ने सभी को क्षमा करने का संकेत दिया और फिर बिना किसी देरी के दिव्य शिखर पर लौट आए। पिताजी क्वारंटाइन से बाहर आ गए हैं। दिव्य शिखर पर ये लिंगर खुशी से नाच रहा था। तुम लड़की, तुम 10 साल की हो और तुम अभी भी इतनी चिपकी हुई हो। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। लुआनलुआनलुओ, जिसने मुझे इतना अच्छा पिता दिया। और अरोरा ने अपनी जीभ बाहर निकाली। वह भूत जैसी दिख रही थी। छोटी अरोरा, क्या तुम्हें पापा की याद आती है? आदित्य अचानक आंगन में प्रकट हुआ और धीमी आवाज में पूछा। पापा। ये लिंगर दौड़कर आए और सीधे आदित्य को गले लगा लिया। बच्चे, धीरे चलो। नंदिनी ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया, लेकिन वह मन ही मन बहुत खुश थी। अरोरा को पापा की बहुत याद आती है। ये लिंगर ने आदित्य को कसकर गले लगाया और प्यार से कहा। हा हा हा। आदित्य ने प्यार से अरोरा का सिर सहलाया। पिता बनने का एहसास ऐसा ही होता है ना? मेरा दिल शहद जितना मीठा है। तुम्हें तो पता भी नहीं कि यह लड़की कितनी शरारती है। नंदिनी ने गुस्से से कहा। माँ, अरोरा बहुत अच्छी है। ठीक है, ये लिंगर ने मुंह बनाकर जवाब दिया। वैसे अरोरा, तुम्हारे शरीर में कालभक्ष वंश का क्या चल रहा है? आदित्य ने अपनी शंका व्यक्त की। क्या पिताजी को यह महसूस हुआ? अरोरा की आंखें चकरा गईं। उसने सच बोलने की हिम्मत कैसे की? खैर, मैं अंकल कालभक्ष का अभ्यास देखने के लिए त्यानतियान चोटी पर गया था और तब मुझे इसका एहसास हुआ। ये लिंगर ने गंभीरता से कहा। कालभक्ष साधना देखने से वंश वृद्धि हो सकती है। आदित्य ने संदेह से देखा। ओह डैडी, इतने सवाल मत पूछो। अरोरा को एक उपहार चाहिए। अरोरा ने अपना सिर आदित्य से रगड़ा। इससे आदित्य का दिल पिघल गया। ठीक है, पिताजी तुम्हें कोई भी उपहार देंगे। अरोरा, तुम्हें क्या उपहार चाहिए? आदित्य वास्तव में एक उचित बेटी दास है। मुझे एक अच्छी पोशाक चाहिए। ये लिंगर को अचानक एक विचार आया। एक अच्छी पोशाक। आदित्य गहरी सोच में पड़ गया। काटना सिस्टम ग्लास फीनिक्स फैंटम स्कर्ट की अनुशंसा करता है।
ये स्कर्ट किबाऊ ग्लेज्ड और फीनिक्स परिवार के पंखों से बनी है। इसे पहनने के बाद यह न केवल सांसों को रोक सकती है, बल्कि शरीर को हल्का भी बना सकती है और उड़ने जैसी तेज गति से चल सकती है। चाहे वह रूप रंग हो या व्यवहारिकता, यह उत्कृष्ट है। सिस्टम में पहले से ही किबाऊ ग्लेज है, लेकिन अभी तक कोई फीनिक्स विंग्स नहीं है। मेज़बान कुछ विंग्स उधार लेने के लिए डेमन रियल्म फीनिक्स कबीले से जा सकता है। कार्य ऑरोरा के लिए एक चमकता हुआ फीनिक्स फैंटम स्कर्ट बनाएं। पुरस्कार 200,000 वर्षों की साधना मूल्य, अमर पवित्र क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड x 300,000, अमर स्तर पूर्णता गोली x 1 मिलियन, विभिन्न अमर स्तर उन्नत कौशल x 1 मिलियन, विभिन्न अमर स्तर उन्नत मार्शल आर्ट x 1 मिलियन। अप्रत्याशित रूप से एक सिस्टम कार्य शुरू हो गया। ग्लास फीनिक्स फैंटम स्कर्ट, आदित्य ने धीरे से कहा। हम ग्लेज्ड फीनिक्स फैंटम ड्रेस, बहुत बढ़िया लग रहा है पापा, ऑरोरा को ये ड्रेस चाहिए। ये लिंगर की आंखें चमक उठीं। एक लड़की के रूप में कौन सुंदरता से प्यार नहीं करती। चमकीले फीनिक्स की प्रेत स्कर्ट, मैंने इसे प्राचीन पुस्तकों में देखा है। ऐसा कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए 7 खजानों के चमकीले कांच और फीनिक्स के पंखों की जरूरत होती है। क्या ये बहुत पहले ही विलुप्त नहीं हो गया? नंदिनी उलझन में दिख रही थी। विलुप्त? खैर, मैं अब ऑरोरा नहीं चाहता। पिताजी, ऑरोरा के लिए बस कुछ मार्शमेलो खरीद लीजिए। अरोरा ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मेरी ऑरोरा इसे चाहती है, पिताजी इसे आपके लिए बना देंगे, एक विलुप्त खजाना। मैं तुम्हें चमकदार फीनिक्स फैंटम स्कर्ट और मार्शमेलो दूंगी, आदित्य ने स्नेहपूर्वक कहा। उसकी केवल एक बेटी है और उसे उससे बहुत प्यार करना चाहिए। मैडम, मैं दानव लोक जा रहा हूँ, आदित्य ने नंदिनी से कहा। अरोरा भी जाना चाहती है। अरोरा आदित्य से चिपक गई और उसे छोड़ पाना उसके लिए संभव नहीं था। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। हाँ हाँ डैडी सबसे अच्छे हैं। अरोरा एक छोटी सी परी की तरह खुश थी। मैंने शुरू में तुम्हें मेरे प्रति इतना अच्छा व्यवहार करते नहीं देखा था। नंदिनी ने आदित्य की ओर आंखें घुमाईं। वह शुरू में भोली थी और आदित्य की बातों में आ गई। उसने कई सालों तक उसके साथ अभ्यास किया। जब समय आएगा, मेरी नंदिनी की भी स्कर्ट होगी। आदित्य नंदिनी के पास आया और उसके माथे को चूमा। हाँ, बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। अरोरा ने जल्दी से अपनी आंखें ढक लीं। हा, आदित्य खिलखिलाकर हंसा। नंदिनी शर्मा गई। हालांकि वे इतने सालों से एक ही बिस्तर पर सोते थे, फिर भी जब आदित्य उसके साथ छेड़खानी करता तो वह शर्मा जाती। अपने पति के वापस आने का आज्ञाकारी होकर इंतजार करो। आदित्य को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। इतनी गुणी और सुंदर पत्नी और इतनी प्यारी बेटी के साथ वह निश्चित रूप से जीवन में विजेता है। कालभक्ष कहाँ है? आदित्य ने फोन किया, लेकिन बहुत देर तक कालभक्ष नहीं आया। इससे आदित्य बहुत उलझन में पड़ गया। कालभक्ष तो बुलाने पर आ ही जाता है। आज क्या हुआ? अरोरा की आंखें घूम गईं और वह थोड़ी घबरा गई। महाराज, बूढ़ा गुलाम यहाँ है। कालभक्ष बहुत दिनों के बाद आया। यद्यपि उन्होंने बहुत सारे अमृत और प्राकृतिक खजानों को परिष्कृत किया, फिर भी वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। कालभक्ष, तुम कुछ गलत दिख रहे हो। ये हो सकता है। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। अरोरा का दिल तुरंत खुश हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या उसके पिता को पता चल जाएगा? आइंदा तुम अपने आप को इतना अधिक लाड़ प्यार मत करना, आदित्य ने धीरे से कालभक्ष के कान के पास झुककर ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। कालभक्ष ने जबरदस्ती मुस्कुराहट दी। वह रोना चाहता था, लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। हाँ, इन अमृतों और खजानों को ले लो और इन्हें परिष्कृत करो। जब तुम ठीक हो जाओ तो मेरे पीछे राक्षसों के लोक में चलो। आदित्य ने एक अंतरिक्ष वलय निकाला और कालभक्ष को दे दिया। अंतरिक्ष वलय में खजाने को महसूस करते ही कालभक्ष की आंखें गर्म हो गईं और उसने उत्साहित होकर उत्तर दिया, जी महाराज। कालभक्ष द्वारा शोधन समाप्त करने के बाद उसकी स्थिति वास्तव में ठीक हो गई। अरोरा, चलो, हम राक्षस लोक जा रहे हैं, आदित्य ने अरोरा से कहा। मेरा युवा स्वामी भी जा रहा है। कालभक्ष क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। इस समय वह जानता था कि दानव क्षेत्र शांतिपूर्ण नहीं होगा। दानव क्षेत्र, शहर के द्वार के बाहर जहां फीनिक्स कबीला स्थित है। आदित्य और अन्य लोग शून्य से होकर आए।
तेज आवाज के कारण उन्होंने तुरंत ही नगर के द्वार पर पहरा दे रहे शिष्यों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इतनी शक्तिशाली शक्ति, इसने शून्य को भी चकनाचूर कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि मेरे फीनिक्स कबीले में कौन आया। चलो चलें और देखें। टूटे हुए शून्य को देखते हुए एक दर्जन शिष्य गंभीर दिख रहे थे, क्योंकि वे एक के बाद एक जादुई हथियार बुला रहे थे और सतर्कता से आगे बढ़ रहे थे। क्या ये फीनिक्स कबीला है? अरोरा ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और आगे के शहर को देखने लगी। फीनिक्स कबीले की एक लंबी विरासत है और शहर में उम्र का एहसास है। पहली नज़र में यह नीली ईंटों, लाल टाइलों, जेड और चमकदार कांच से ढका हुआ है और दीवारों पर शक्तिशाली संरचनाएं बहती हैं जो बहुत मोटी और ठोस लगती हैं। यह आदित्य का दानव लोक में दूसरा आगमन है। हालांकि पिछली बार मैं इतनी जल्दी में था कि मैं खरीदारी करने भी नहीं गया। मैंने इस अवसर का लाभ उठाकर अरोरा के साथ कुछ मौज मस्ती की। आप कौन हैं? आप हमारे फीनिक्स कबीले में क्यों आए हैं? एक दर्जन से अधिक शिष्य हाथों में जादुई हथियार लेकर आए। वे सभी अमर लोक के आरंभ में थे। इस तरह की ताकत को पहले से ही फीनिक्स कबीले का मुख्य आधार माना जाता है। किसी भी बल के सभी सदस्य स्काईफ्लो संप्रदाय की तरह अमर क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। हम अमर से हैं और इस बार हम यहाँ रईसों से कुछ उधार लेने आए हैं, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। ये सुनकर एक दर्जन शिष्यों ने संदेह के साथ एक दूसरे की ओर देखा। आप और हमारा फीनिक्स कबीला रिश्तेदार नहीं है, तो हम आपको कुछ उधार क्यों दें? ये सही है, हमारा फीनिक्स कबीला दानव क्षेत्र के 4 प्रमुख दिव्य पशु परिवारों के बराबर है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम मेरे फीनिक्स कबीले से कुछ उधार ले रहे हो? तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए, वरना हमें असभ्य होने का दोष मत दो। कई शिष्यों ने ठंडी आवाज में कहा। उनके शब्दों में व्यंग्य और अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्हें दानव लोक पर गर्व है, लेकिन आदित्य के सामने वे कुछ भी नहीं थे। बगल में बैठा कालभक्ष अपनी हंसी रोक नहीं सका। 4 महान पशु परिवारों के साथ समान स्तर पर। क्या ये संभव है कि वर्तमान ड्रैगन कबीले ने अपने स्काईफ्लो संप्रदाय से आदेश ले लिए हों? 10 साल से भी अधिक समय पहले वह और जुनशांग दानव क्षेत्र में आए और आदित्यतान को ड्रैगन कबीले पर विजय पाने में मदद की। जब तक आप आदेश देंगे, शक्तिशाली ड्रैगन कबीला आपका समर्थन करने आएगा। पिताजी, वे बहुत अप्रिय बातें करते हैं। अरोरा उन्हें पीटना चाहती है। अरोरा की सुंदर आंखों में उग्रता की चमक चमक उठी। लड़कियों को विनम्र होना चाहिए और हर समय इतना हिंसक नहीं होना चाहिए। आदित्य ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और अरोरा से कहा। अरोरा ने अपने होंठ भींचे और जवाब दिया, ठीक है, अरोरा एक सज्जन लड़की है। क्या ये सही है? आदित्य संतोष से मुस्कुराया। हालांकि फीनिक्स कबीले के एक दर्जन से अधिक अनुयायी हंस पड़े। हा हा हा, मैं सचमुच हंसते हंसते लोटपोट हो गया। एक बदबूदार छोटी लड़की जो अभी भी छोटी है, इतनी बेशर्मी से कह सकती है कि वह हमें पीटना चाहती है। मेरी राय में आपका हमें गुदगुदी करना ही काफी है। हा हा हा। आदित्य का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। कालभक्ष ने अपनी लार निगल ली और फीनिक्स वंश के दर्जन भर शिष्यों की ओर सहानुभूति भरी निगाहों से देखा। ये लोग किसी को नहीं चिढ़ा रहे हैं, बल्कि छोटे मालिक को चिढ़ा रहे हैं। ये तो महाराज का उल्टा पैमाना है। बूम का निश्चय ही आदित्य के शरीर से एक अदृश्य दबाव फूट पड़ा। हजारों मील की त्रिज्या वाला शून्य तुरंत बिखर गया और अंतरिक्ष मुड़ने और विकृत होने लगा। पफ पफ पफ। एक दर्जन से अधिक शिष्य एक ही क्षण में उड़ गए और 2 सबसे करीबी शिष्यों के शरीर चकनाचूर हो गए। यदि आदित्य दयालु न होते तो वे अब तक मर चुके होते। जब आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपको ये जानना होगा कि जब वह अच्छा हो तो उसे कैसे स्वीकार किया जाए, आदित्य ने ठंडे स्वर में कहा। पिताजी, ऐसा नहीं है कि इस बार अरोरा विनम्र नहीं है। ये लिंगर ने अपनी जीभ बाहर निकाली। पिताजी ने तुम्हें नम्र बनने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि दूसरे लोग तुम्हें धमका सकते हैं। अगर किसी ने मेरी प्यारी बेटी को धमकाने की हिम्मत की तो मैं उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। आदित्य ने अरोरा का सिर सहलाया और अंत में उसका स्वर तीखा हो गया। आदित्य के दबाव में फीनिक्स कबीले का रक्षात्मक गठन हिंसक रूप से कांपने लगा और गठन पैटर्न एक के बाद एक ढह गए। क्या हुआ? एक शक्तिशाली शत्रु आक्रमण कर रहा है। एक शक्तिशाली शत्रु हमारे कुल पर आक्रमण कर रहा है। जाओ और कुल के नेता को सूचित करो।
फीनिक्स कबीले के सभी शक्तिशाली लोग सतर्क हो गए और शहर के द्वार की ओर दौड़ पड़े। कबीले के मुखिया फैंग वुमियन, प्रथम बुजुर्ग फैंग युआन, द्वितीय बुजुर्ग फैंग देहाय और सैकड़ों शक्तिशाली लोग जल्दी से शहर के द्वार पर पहुंचे। फैंग वुमियन के बाल सफ़ेद हो गए हैं और वह एक माणिक्य बैसाखी पर टिका हुआ है। हालांकि वह बहुत दुबला पतला दिखता है, लेकिन उसके शरीर से एक खतरनाक आभा निकलती है। फैंग वुमियन की साधना अमरसंत क्षेत्र तक पहुंच गई है और वह पहले से ही दानव क्षेत्र में सबसे मजबूत में से एक है। महान बुजुर्ग फैंग युआन ने अमरसंत क्षेत्र में साधना का एक छोटा स्तर हासिल किया है। साथ ही दाववादी, आपने बिना किसी कारण के मेरे फीनिक्स कबीले के शिष्य को चोट क्यों पहुंचाई? फैंग वुमियन की धंसी हुई आंखें सीधे आदित्य की ओर देख रही थीं। उसके शरीर से भयंकर हत्या का इरादा निकल रहा था। वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले हमें अपने शब्दों से अपमानित किया। अगर उन्होंने उन्हें नहीं मारा होता तो वे फीनिक्स कबीले को बहुत बदनाम कर देते, आदित्य ने हल्के से कहा। फैंग वुमियन ने भौहें चढ़ाईं। वह महसूस कर सकता था कि आदित्य और अन्य लोगों की ताकत सरल नहीं थी। विशेषकर नेता आदित्य ने उसे एक अथाह एहसास दिया कि वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। आप हमारे कबीले के नेता से इस लहजे में बात कर रहे हैं? फैंग युआन और अन्य बुजुर्ग अचानक नाखुश हो गए। हालांकि फैंग वुमियन ने उन्हें रोक दिया और फिर आदित्य की ओर देखते हुए कहा, साथी ताओवादी, आप और हमारा फीनिक्स कबीला एक ही पृष्ठ पर हैं। यदि आप दुश्मनी नहीं करना चाहते हैं तो बस चले जाए। क्या अब उन्हें जाने दो? फेग्युआन और अन्य लोग कुछ हद तक अनिच्छुक थे। बस इस बुरी सांस को निगल लिया। चुप रहो सब लोग, फैंग वुमियन ने सबको चिल्लाकर कहा। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि इन तीनों लोगों की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली थी और वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें फीनिक्स कबीला अपमानित कर सके। वरिष्ठ, ईमानदारी से कहूं तो मैं इस बार यहाँ रईसों से कुछ उधार लेने आया हूँ। बेशक हम समान मूल्य के बदले में रईसों को कुछ खजाने भी देंगे। जियान फैंग वुमियन अभी भी उचित और विनम्र था और आदित्य का स्वर भी शांत हो गया। कुछ उधार चाहिए? फैंग वुमियन थोड़ा उलझन में था और सीधे तौर पर सहमत नहीं था। फैंग युआन और अन्य लोग पहले से ही क्रोधित थे। जब से तुम आए हो तुमने मेरे शिष्यों को चोट पहुंचाई है और अब भी तुम में हमसे चीजें उधार लेने की हिम्मत है। बस, फैंग वुमियन ने ठंडे स्वर में डांटा। कबीले के नेता के गुस्से को देखकर फैंग युआन और अन्य लोगों के पास अपने दिल में असंतोष को छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। साथ ही ताओवादी, मुझे आश्चर्य है कि आप क्या उधार लेना चाहते हैं? फैंग वुमियन ने आदित्य की ओर देखा और पूछा। जो लोग उसके आर पार देख भी नहीं सकते, उनकी साधना उससे अधिक ऊंची होगी। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप अंतहीन खाई में गिर सकते हैं। फैंग वुमियन को स्वाभाविक रूप से सावधान रहना पड़ा। ये बात आपके फीनिक्स कबीले में अपेक्षाकृत आम है। ये देखकर कि बातचीत की गुंजाइश है, आदित्य के होठों पर मुस्कान आ गई। क्या यह मेरे कबीले के लिए सामान्य बात है? फैंग वुमियन की भौहों में कुछ संदेह था और वह वास्तव में कुछ समय तक इसका पता नहीं लगा सका। बस इतना ही, मैं अपनी बेटी के लिए एक पोशाक बनाने के लिए रईसों से कुछ पन्ख उधार लेने जा रहा हूँ। जैसे ही आदित्य ने यह कहा, फैंग वुमियन सहित सभी लोग दंग रह गए। अपनी बेटी के लिए पोशाक बनाने के लिए मुझे फीनिक्स कबीले के पन्ख उधार दोगे? मानव, क्या तुम बहुत घमंडी हो? तुम चाहे कुछ भी कहो, हमारा फीनिक्स कबीला 4 महान पशु कबीलों के बराबर है। हम तुम्हें इतना अपमानित कैसे होने दे सकते हैं? महान बुजुर्ग फैंग युआन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। अमरसंत क्षेत्र साधना की आभा उनके शरीर से फूट पड़ी और एक तेज हवा चली। पंख उनके शरीर का हिस्सा हैं और उनके धारदार हथियार भी। लड़ते समय ये धारदार तलवारों जैसे होते हैं। फैंग वुमियन का बूढ़ा चेहरा उदास था, लेकिन उसने इस बार फैंग युआन को नहीं रोका, क्योंकि उनकी राय में यह इंसान सचमुच बहुत आगे निकल गया है। अपने पंखों से एक छोटी बच्ची के लिए ड्रेस बनाना, ये साफ तौर पर उनका अपमान है। सभी लोग अधीर मत होइए। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बराबर कीमत के बदले में खजाने देने को तैयार हूँ। हो सकता है कि मैं जो खजाने निकालूं वे तुम्हारे दिलों को झकझोर दें। आदित्य ने अपने हाथ पीछे कर लिए और फिर भी शांति से कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारे पंख कितने कीमती हैं? बदले में तुम हमें क्या खजाना दे सकते हो?
इसके अलावा मैंने फीनिक्स कबीले ने कौन से खजाने नहीं देखे हैं? क्या ये सिर्फ आपके कुछ खजाने नहीं हैं जो गायब हैं? फैंग युआन ने ठंडी सांस ली और तिरस्कार भरे स्वर में जवाब दिया। साथ ही ताओवादी, इस मामले पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृपया वापस आएं। फैंग वुमियन ने भी ऐसे लहजे में कहा कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद फैंग वुमियन ने व्यक्तिगत रूप से सीलिंग संरचना को मजबूत करने के लिए कार्रवाई की तथा आदित्य और अन्य को बाहर से रोक दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका पंखों का आदान प्रदान करने का कोई इरादा नहीं है। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे पंखों पर जोर दूं? आदित्य ने सीधे फैंग वुमियन और अन्य लोगों की ओर देखा और भावशून्यता से कहा। फैंग वुमियन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, साथी ताओवादी, आपको इसे जबरदस्ती क्यों करना है? अब जब मैंने रक्षात्मक संरचना को मजबूत कर दिया है तो भले ही आप मजबूत तरीकों का उपयोग करना चाहें, ऐसा लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना? फैंग वुमियन आदित्य को पीछे हटाना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक आदित्य से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके मन में विश्वास नहीं है। रक्षात्मक संरचना। आदित्य के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। फिर वह फैंग वुमियन और अन्य लोगों की निगाहों के नीचे धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्या तुम पागल हो? एक बार रक्षात्मक संरचना शुरू हो जाने पर आपको प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। फीनिक्स कबीले में हर कोई आश्चर्यचकित था। इस इंसान ने तो अपने शरीर में साधना आभा भी नहीं जगाए। बिना किसी सावधानी के इस तरह चलने और मरने में क्या फर्क है? कालभ्रक्ष और अरोड़ा दोनों मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फीनिक्स कबीले के लोग कैसे जान सकते थे कि महाराज के पास देवताओं को जोड़ने के लिए पथ निर्माण की प्रतिभा है? इस संसार की सभी रचनाएं आपके सामने अप्रभावी हैं। इस प्रकार महामहिम द्वारा कालभ्रक्ष को त्यानतियान घाटी से बाहर लाया गया। साथ ही ताओवादी, रुको, फैंग वुमियन ने जोर से याद दिलाया। हालांकि आदित्य ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और खुद ही आगे बढ़ गया। मृत्यु की खोज करो, फैंग युआन ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि अगले ही पल सभी लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि जब आदित्य ने रक्षात्मक फॉर्मेशन में प्रवेश किया तो उन्हें किसी भी तरह की प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा लगता है कि संरचना में खराबी आ गई है। क्या बकवास है? फैंग वुमियन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने कभी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। फैंग युआन ने अपना मुंह चौड़ा किया और अविश्वास से आदित्य की ओर देखा। गठन विफल हो गया। सब लोग बुदबुदाए। फैंग वुमियन ने जल्दी से रक्षात्मक गठन जुटाया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैसा नर्क है? क्या आप इसी पर भरोसा करते हैं? आदित्य ने सबको मजाक से देखा। साथ ही ताओवादी, ज्यादा दूर मत जाओ। आप चाहे जो भी कहें, अमर संत लोक में मेरा साधना स्तर बहुत अच्छा है। अगर मैं सीधे युद्ध करूं तो मैं अमर संत लोक में उत्तम साधना स्तर वाले किसी शक्तिशाली व्यक्ति से भी लड़ सकता हूं। फैंग वुमियन ने अपनी लार निगल ली और फिर अपने शरीर में आभा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। एक क्षण के लिए साधना की एक शक्तिशाली आभा ने उसे घेर लिया, साथ ही फीनिक्स वंश की रक्तरेखा की शक्ति भी। फैंग वुमियन इस तरह से आदित्य को डराना चाहता था। इतना ही। आदित्य मंद मंद मुस्कुराया। फिर एक और भी अधिक शक्तिशाली दबाव आया, जिसने सीधे फैंग वुमियन के दबाव को नष्ट कर दिया। प्लॉप। इसके तुरंत बाद फैंग युआन और अन्य लोगों के पैर कमजोर हो गए और वे एक घुटने के बल बैठ गए। इस दबाव में वे सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हालांकि फैंग वुमियन अभी भी खड़ा हो सकता था, लेकिन वह केवल टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। आपने अमर संत क्षेत्र की पूर्णता तक साधना की है। ये कैसे संभव है? आपकी हड्डियों की उम्र तो स्पष्टतः 100 वर्ष से अधिक नहीं है। तुम्हारे जैसा राक्षस मानव जाति में कब प्रकट हुआ? फैंग वुमियन ने आदित्य को भयभीत होकर देखा। उन्होंने पाया कि वे अभी भी इस मानव की ताकत को कम आंक रहे थे। आउच! इसी समय क्षितिज से ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। एक क्षण में शून्य टूट गया और फिर हजारों राक्षस नीचे उतर आए। इसका नेतृत्व आदित्य तांग हॉल के उपप्रमुख यशपाल और नील जून ने किया। पूर्व काल में अरमान ने आदित्य तांग की स्थापना की थी। ड्रैगन वंश पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने आदित्य तांग और ड्रैगन वंश को यशपाल और उसके 2 आदमियों के अधिकार क्षेत्र में सौंप दिया। जब यशपाल और नील जून को महाराज की आभा का एहसास हुआ तो वे बिना रुके दौड़ पड़े। यद्यपि वे महाराज से केवल एक बार ही मिले थे, फिर भी महाराज पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा।
यदि महाराज द्वारा दिया गया ड्रैगन युआन न होता तो वे अमरसंत क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। बूढ़ा गुलाम आपकी महिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यशपाल और नीलजून ने हजारों राक्षसों के साथ सिर झुकाया। आदित्यन, क्या वे सचमुच इस मनुष्य को अपना स्वामी कहते हैं? क्या वह वही इंसान हो सकता है जिसने 1 दशक से भी पहले राजीव देसाई की हत्या की थी? फैंग वुमियन ने ठंडी हवा की सांस ली। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आने लगा। यहाँ तक कि राजीव देसाई जैसे पुराने राक्षस भी आदित्य के हाथों मारे गए, और यह 1 दशक से भी अधिक समय पहले की बात है। अब फैंग वुमियन इस मानव का विरोधी कैसे हो सकता है? सब लोग उठो। आदित्य ने सभी को बाहर जाने का इशारा किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यशपाल और अन्य लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। वह उन्हें डराना नहीं चाहता था। वाह, डैडी के पास अभी भी राक्षस क्षेत्र में अधीनस्थ हैं। अरोड़ा ने प्रशंसा से कहा, यह महाराज की बेटी है। हम यहाँ मिस ये से मिलने आए हैं। यशपाल और अन्य लोगों ने तुरंत सलामी दी। हे, सब लोग इतने विनम्र मत बनो, अरोड़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। महाराज की बेटी सभ्य और गुणवान दिखती है, एक कुलीन परिवार की महिला होने के योग्य। यशपाल और अन्य लोगों ने प्रशंसा की। कोमल, उसके बगल में बैठे कालभक्ष ने मुस्कुराने की कोशिश की। वह सचमुच यह नहीं सोच पा रहा था कि कोमल शब्द युवा स्वामी से कैसे संबंधित हो सकता है। महाराज, आप राक्षस लोक में क्या कर रहे हैं? क्या फीनिक्स कबीले ने आपको अपमानित किया? यशपाल और अन्य लोगों ने फैंग वुमिया को गुस्से से देखा। अपनी ताकत के साथ, हालांकि वे फीनिक्स कबीले जितने अच्छे नहीं हैं, जब तक आपका महामहिम एक शब्द कहता है, वे फीनिक्स कबीले से अंत तक लड़ेंगे। दाओयू, मुझे लगता है कि हम इस पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पंख उधार नहीं दे सकता। फैंग वुमियन ने अंततः समझौता करने का फैसला किया। स्पष्ट कहें तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। अकेले आदित्य ही उनके फीनिक्स कबीले को दबाने के लिए पर्याप्त है। और अब तो आदित्य हॉल भी आ गया है। अगर भाई फैंग ने पहले ऐसा सोचा होता तो क्या ये बहुत परेशानी वाली बात नहीं होती। फैंग वुमियन के समझौते को देखते हुए आदित्य ने दबाव वापस ले लिया। पुकारना फैंग वुमियन और अन्य लोगों को राहत मिली। आदित्य के प्रबल दबाव के कारण फीनिक्स वंश के सभी बुजुर्ग और शिष्य जमीन पर गिर पड़े, यहाँ तक कि सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये व्यक्ति कौन है? इसकी शक्ति इतनी भयानक है। फैंग युआन ने एक सांस ली और आदित्य की ओर फिर से देखा। उसकी आंखों में केवल विस्मय था। शुक्र है, कबीले के सरदार ने उसे समय रहते रोक लिया। अगर उसने सचमुच आदित्य पर हमला किया होता तो शायद अब तक वह एक ठंडी लाश बन चुका होता। साथ ही ताओवादी, मुझे आश्चर्य है कि आपको कितने पंखों की आवश्यकता है? फैंग वुमियन ने गंभीर भाव से पूछा। अपने पंख तोड़कर इस मानव को देने के विचार से ही उसका हृदय टूट गया। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। यह ज्यादा नहीं है, बस कुछ 100। आदित्य ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया। ये सुनकर फैंग वुमियन का माथा ठनका। कई 100, इससे वे गंजे हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके लिए व्यर्थ भुगतान नहीं करने दूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप एक पंख के बदले ज्ञानोदय चाय पत्ती का एक टुकड़ा देने को तैयार होंगे। आदित्य का अबेकस बहुत अच्छा था। स्काईफ्लो सेक्ट के पहाड़ों और मैदानों में वुडाओ चाय के पेड़ हैं। वुडाओ चाय की पत्तियां इतनी ज्यादा हैं कि उन्हें पीना नामुमकिन है और वे जमीन में ही सड़ सकती हैं। लेकिन बाहरी दुनिया के लिए प्रत्येक ज्ञानोदय चाय की पत्ती कीमती है। फीनिक्स कबीले के पंखों के लिए ज्ञानोदय चाय की पत्तियों का आदान प्रदान करना सही होगा। ओह, चलो इसे ऐसे करते हैं। हो नहीं, साथ ही ताओवादी ने क्या कहा कि मैं इसके बदले में क्या लूंगा? फैंग वुमियन पहले से ही बलात्कार के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने आदित्य की बातें सुनी तो उसकी बूढ़ी आंखें अचानक चमक उठीं। ज्ञान की चाय की पत्तियां? भाई फैंग, क्या आप अनिच्छुक हैं? आदित्य को आश्चर्य हुआ कि क्या वह बहुत दुष्ट स्वभाव का था। यदि यह काम न करे तो उन्हें सैकड़ों अमर स्तर की पूर्णता प्रदान करने वाली औषधियां दें। वो दाओ चाय, प्रसिद्ध वुदाओ चाय। साथ ही ताओवादी, क्या आप निश्चित हैं कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं? फैंग वुमियन ने सांस ली। तुमसे झूठ बोलने का क्या मतलब है? आदित्य ने सीधे एक टहनी निकाली जिस पर ज्ञानवर्धक चाय की पत्तियां लटक रही थीं। समृद्ध और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और गहन नियम प्रकट हुए।
सभी ने चाय की सुगंध का एक घूंट लिया और अपने पूरे शरीर को प्रकाशमान महसूस किया, मानो किसी आत्मज्ञान की अनुभूति हो। ये वास्तव में ज्ञानवर्धक चाय की पत्तियां हैं। फैंग वुमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। फैंग युआन और अन्य बुजुर्ग ये सोचकर दंग रह गए कि वे सपना देख रहे हैं। साथ ही ताओवादी, आपको ज्ञानवर्धक चाय की पत्तियां कहाँ से मिलीं? आपने शाखाएं क्यों तोड़ दीं? प्राकृतिक संसाधनों की कितनी बर्बादी है। यदि आप इस शाखा को मिट्टी में डालें और इसे आध्यात्मिक तरल से सींचें, तो आप एक प्रबुद्ध चाय का पेड़ उगाने में सक्षम हो सकते हैं। फैंग वुमियन का बूढ़ा चेहरा उत्साहित था और यहाँ तक कि उसका स्वर भी कांप रहा था। जब उसने वू दाओती को देखा तो उसकी आंखें आग की रोशनी से भर गईं। यहाँ तक कि शाखाएं भी। किनारे पर खड़ा ये लिंगर थोड़ा हैरान था। क्या ज्ञानोदय चाय के पेड़ की शाखाओं का उपयोग आग जलाने के लिए नहीं किया जाता था? जब बात फीनिक्स कबीले की आई तो यह इतना दुर्लभ क्यों हो गया? क्या ये ठीक है? हम इसके बदले हजारों पंखों का आदान प्रदान करने को तैयार हैं। इस बार आदित्य से विनती करने की बारी फैंग वुमियन की थी। हजारों किस्में। आदित्य ने एक क्षण सोचा और अंततः सिर हिला दिया। वैसे भी यह शाखा अंत में फेंक दी जाएगी, इसलिए इसे कुछ और फीनिक्स पंखों से बदलना बेहतर है। ठीक है, ठीक है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, साथी ताओवादी। फैंग वुमियन ने अपने दिल की खुशी को दबा लिया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि आदित्य एक बुरा सितारा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आदित्य उनके फीनिक्स परिवार का भाग्यशाली सितारा है। फैंग युआन, फैंग वुमियन उत्साह से चिल्लाया। मैं नेता हूँ। फैंग युआन ने अपनी लार निगल ली, उसका दिल भी खुशी से भर गया। यदि ज्ञान का एक पौधा उगाया जा सके तो उनके फीनिक्स वंश के वंशजों को जीवन भर आशीर्वाद मिलेगा। फीनिक्स कबीले का भाग्य भी मजबूत और मजबूत हो जाएगा। जल्दी से असली शरीर में रूपांतरित हो जाओ। फैंग वुमियान ने फैंग युआन को आदेश दिया। फैंग युआन ने संकोच नहीं किया और सीधे अपने असली रूप में बदल गया। अचानक एक फीनिक्स पक्षी प्रकट हुआ, बहुत ही भव्य और प्रभावशाली, जिसके पंख आग के समुद्र की तरह लाल थे। थोड़ा दर्द हो सकता है, कृपया सहन कर लें। तेज आंखों और तेज हाथों वाले फैंग वुमियन ने तुरंत उड़ान भरी। कबीले के नेता, तो आपका मतलब यही था? फैंग युआन दर्द से चिल्लाया।